अरे सुनती हो, बाग की हालत देखकर बड़ी चिंता हो रही है। इतना बड़ा बाग है, लेकिन ठीक से देखभाल नहीं हो पा रही। बाग के जिस हिस्से की तुम देखभाल करते हो वो तो ठीक है, लेकिन बाग के पिछले हिस्से की ओर तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं। हाँ, मुझे पता है। पिछला हिस्सा थोड़ा दूर है और समय भी नहीं मिल पाता। अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वहाँ के पेड़ पौधे सूख जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो। अब हमें एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है, जो खासकर बाग के पीछे वाले हिस्से की पूरी जिम्मेदारी संभाले और वहाँ के पेड़ पौधों की देखभाल करे। एक ये बाग ही तो है जो हमारे पुरखों की निशानी है। इसके हर कोने की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर कल ही किसी मेहनती आदमी से बात करता हूँ। अगले दिन मंगतराम गांव में एक बूढ़े काका से मिला। राम राम काका, एक बात कहनी थी। क्या आप गांव में किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो मेहनती और ईमानदार हो और बाग की देखभाल अच्छे से कर सके? बेटा, आदमी तो बहुत हैं, लेकिन आज के समय में ईमानदार और मेहनती आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। पर काका, आप तो रोज बहुत से लोगों से मिलते हो। कोई ना कोई तो ऐसा जरूर होगा जिस पर भरोसा करके बाग की देखभाल की जिम्मेदारी दी जा सके। तुम कह तो ठीक रहे हो। चलो, मैं कल किसी न किसी से बात करता हूँ। क्या हुआ जी? कोई ऐसा आदमी मिला जो हमारे बाग की देखभाल ईमानदारी से कर सके? नहीं भगवान, मुझे तो कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। हाँ, गांव के एक बूढ़े काका से मेरी इस बारे में बात हुई। तो क्या वो किसी से बात करेंगे? हाँ, उन्होंने कहा है कि मैं गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों से इस बारे में बात करता हूँ। वे पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे बाग के लिए सही इंसान मिले। हे भगवान, बस अब तो जल्दी से जल्दी कोई जिम्मेदार सा आदमी मिल जाए जो बाग के उस पिछले हिस्से को भी हरा भरा कर दे। काका, क्या किसी से बात हुई? हाँ बेटा, बात तो बहुत लोगों से हुई, पर कोई भी बाग की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पता नहीं आजकल के लोगों को मेहनत से क्यों डर लगता है। क्या गांव में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे बाग की जिम्मेदारी ले सके? मैं तो हर महीने समय पर पगार भी दूंगा, फिर भी कोई तैयार नहीं है। हाँ बेटा, मेरे लाख समझाने पर भी कोई तैयार नहीं। मैंने पगार की बात भी की, लेकिन फिर भी सबने कोई ना कोई बहाना बना लिया। क्या हुआ जी? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कोई बात बनी? नहीं भगवान, काका से बात हुई थी। उन्होंने बहुत लोगों से कहा, पर कोई भी बाग की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हे भगवान, गांव में अब ऐसा कोई नहीं जो मेहनत से काम करना चाहे। यही तो दुख है। मैंने पगार की भी बात की, समय से देने का वादा किया, लेकिन फिर भी सबने इनकार कर दिया। अजी, तुम्हारा एक दोस्त भी तो है, एक बार तुम उससे तो बात करके देखो, शायद कोई हल निकल आए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब तो बस एक वो ही उम्मीद बची है, शायद वो हमारी मदद कर दे। अगले दिन मंगतराम मदन के पास पहुंचा। अरे भाई, आज अचानक क्या बात है? भाई, एक परेशानी में हूँ। बाग के पिछले हिस्से की देखभाल के लिए एक आदमी की जरूरत है। मैंने गांव के कई लोगों से बात की, पर किसी ने भी इसके लिए हामी नहीं भरी। अच्छा, तो ये बात है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बाग की देखभाल कर सकता हूं। तुम्हारी परेशानी मेरी भी परेशानी है भाई। ये तो बहुत अच्छा होगा भाई, तुमने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। अरे भगवान, एक खुशखबरी है। आज जब मैं मदन से मिला और मैंने जब उसे अपनी परेशानी बताई, तो बिना देर किए उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बाग की देखभाल कर सकता हूँ। सच में? ये तो बहुत अच्छा हुआ जी। अब बाग को संभालने वाला भी मिल गया और वो तुम्हारा मित्र है। बाग की देखरेख भी अच्छे से करेगा। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। देखो भाई, यही है बाग का पिछला हिस्सा। पहले ये भी कितना हरा भरा हुआ करता था। हाँ भाई, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी, पर मैं इसे फिर से हरा भरा कर दूंगा। तुमसे यही उम्मीद थी भाई। इस बाग में हमारे पुरखों की यादें बसी हैं। मैं इसे यूं ही बर्बाद होते नहीं देख सकता। चिंता मत करो,
अब ये बाग मेरी जिम्मेदारी है। मैं जी जान लगाकर इसकी देखभाल करूंगा। अब मदन रोजाना बाग की देखभाल करने के लिए जाने लगा। एक दिन जब मदन पौधों को पानी दे रहा था, अचानक उसे कुछ अजीब सी महक महसूस हुई। अरे, ये तो चंदन की खुशबू है। यानी यहाँ कहीं चंदन के पेड़ हैं। अगर यहाँ सच में चंदन के पेड़ हैं, तो मेरी किस्मत बदल सकती है। इतनी कीमती लकड़ी थोड़ी भी मिल जाए तो शहर में बेचकर अच्छा खासा पैसा आ सकता है। रात भर सोचने के बाद वो अगले दिन उन चंदन के पेड़ों को खोजने लगा। अरे वाह, लगता है मेरी किस्मत अब मुझे मालामाल करना चाहती है। यहाँ तो बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं। अब मदन मन ही मन यह सोचता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा कि क्यों ना बाग के इस पूरे हिस्से पर कब्जा कर लिया जाए। अब कुछ तो करना ही होगा। अगर बाग का ये हिस्सा मेरा हो जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। इतने सारे चंदन के पेड़ हैं, सोचकर ही मन में खुशी की लहर दौड़ने लगती है। कुछ दिनों बाद उसने अपने जानने वाले लोगों को इकट्ठा किया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम तो जानते ही हो कि अब मैं मंगतराम के बाग की देखभाल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाग का वो हिस्सा मेरा हो जाए। ये क्या कह रहे हो भाई आप? पर वो तो मंगतराम का है। अरे, इस काम के लिए मैं तुम्हें मुहमांगी रकम दूंगा। बस तुम्हें मैं जैसे कहूँ वैसा ही करना। ठीक है भाई, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। अगले दिन जब मदन मंगतराम से बात कर रहा था, तभी वो दोनों आदमी वहां आए। अरे भाई, क्या यही तुम्हारा बाग है जो तुमने मंगतराम से खरीदा है? हाँ भाई, यही है। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि तुमसे मिलते चलें। अब तो यहाँ रोज का आना जाना लगा रहेगा। ठीक है भाई। ये सब सुनकर मंगतराम को बहुत अचंभा हुआ। भाई, ये सब क्या है? और ये दोनों कौन थे जो कह रहे थे कि ये बाग तुमने मुझसे खरीद लिया है? ये सच ही तो कह रहे थे। मदन के इस बर्ताव से मंगतराम को बहुत दुख हुआ। वो चुपचाप उदास मन से अपने घर की ओर चल दिया। अब मंगतराम ने उसके साथ हुई घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताया। ये आप क्या कह रहे हो? वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ भगवान, मुझे भी अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, पर ये सब सच है। अब क्या होगा जी? क्या हमारा ये पुरखों का बाग भी हमसे छिन जाएगा? पता नहीं, भगवान ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि अपना ही कोई इस तरह धोखा देगा। अजी, एक बार और उससे बात करके देखो, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। आखिर वो तुम्हारा पुराना दोस्त है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। एक बार तो उससे बात करनी ही चाहिए, पर अगर वो ना माना और अपनी ही बात पर अड़ा रहा तो क्या होगा? सब ठीक ही होगा। तुम भगवान पर भरोसा रखो। अगले दिन मंगतराम इसी उम्मीद में उसके घर पहुंचा कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। अरे मंगतराम, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? भाई, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो बाग तो मेरे पुरखों की निशानी है, और आज तुम उसी को लोगों से अपना बता रहे हो। ये सब क्या है भाई? क्या यही है तुम्हारी दोस्ती? अरे भाई मंगतराम, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो बस वो हिस्सा चाहता हूँ जिसकी देखभाल मैं कर रहा हूँ। और वैसे भी जब तुमने खुद ही बाग की जिम्मेदारी मुझे दी तो मैं ही उसका मालिक हुआ ना। और अगर वो हिस्सा मुझे मिल भी गया तो तुम्हें क्या नुकसान? तुम आराम से बाकी संभालो। इतना सब सुनते ही मंगतराम बिना कुछ बोले वहां से चल दिया। अरे भगवान, वहां जाकर तो मेरे हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अजी, क्यों न अपनी परेशानी गांव के प्रधान से बताएं? हाँ, जब सबके सामने उसकी पोल खुलेगी तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। अगले दिन वे दोनों गांव के प्रधान के पास पहुंचे और वहां उन्होंने मदन की धोखाधड़ी के बारे में पूरी बात बताई। मंगतराम, आखिर तुमने अपने बाग की जिम्मेदारी उस लालची इंसान को क्यों दी? उसे तो गांव में सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वो तो बस अपना फायदा देखता है। अब देखते ही देखते मदन भी वहां पहुंच गया। अरे मदन, ये मंगतराम तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है? क्या तुमने इसके बाग पर कब्जा किया है? नहीं नहीं प्रधान जी, मैंने तो उस बाग को इससे खरीदा है। और अब पता नहीं ये झूठ क्यों बोल रहा है। अरे मदन, सब जानते हैं कि तुम कितने कामचोर हो।
इतना बड़ा बाग खरीदना तुम्हारे बस की बात कहाँ। सारे गांव को पता है कि वो बाग मंगतराम के पुरखों का है। झूठ बोलकर तुम किसी की चीज पर कब्जा नहीं कर सकते। प्रधान जी, मैंने तो इसे अपना मित्र समझकर बाग की रखवाली को कहा था, पर इसने तो उस पर कब्जा ही कर लिया। इसकी सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। मदन, अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। अब वो शर्मिंदा होकर प्रधान की बातें सुनता रहा और इस तरह मंगतराम को अपना बाग वापस मिल गया।